एक डेरिवेशन है, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ। हम दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं और उस एडिशन से हम रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। तो हम दो वेक्टर का एडिशन करेंगे, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और रिजल्टेंट का एंगल भी बताएंगे। ठीक, तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। अब साहब इधर देखिए, हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रखा है। अपोजिट साइड क्या होती है आपकी, पैरेलल होती है और इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है। तो ये कोई वेक्टर ए वेक्टर है, जितना ये है उतना ये होगा। ये कोई बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। अब इस डेरिवेशन को करना बड़ा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने इससे पहले ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा। तो ट्राइंगल लॉ के अंदर जब कोई दो वेक्टर होते हैं और वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो उनकी जो क्लोजिंग साइड होती है वो उनका रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट सिंपल सा एडिशन होता है। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आपका आंसर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी तो एडिशन होगा। अगर किसी एक की डायरेक्शन अपोजिट रहती है, चूंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वहां पे माइनस साइन आ जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि बी वेक्टर यहाँ की बजाय इधर है, इस तरफ आपका बी वेक्टर, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका माइनस में आ जाएगा। आई होप आपने ये बेसिक पढ़ा हो, ठीक है, आपके सर टीचर ने पढ़ाया हो कि ये ट्रायंगल लॉ के अंदर दो वेक्टर का एडिशन जब सेम डायरेक्शन में तो प्लस आता है, जब अपोजिट में कोई एक वेक्टर आ जाता है तो हमें माइनस आ जाता है। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट के अंदर एंगल मेंशन नहीं हो रहा। एंगल का सीधा सा मतलब होता है डायरेक्शन मेंशन नहीं हो रही है कि ये जो दो वेक्टर है, इस दो वेक्टर की जो रिजल्टेंट निकला उसकी डायरेक्शन क्या है। तो एक कदम हम आगे जाते हैं और पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं और हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो ये दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या है और दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। हम ये भी फाइंड कर सकते हैं इन दो वेक्टर के बीच का ये एंगल क्या है, ये भी, और साथ ही साथ रिजल्टेंट किस एंगल पे है ये भी फाइंड करते हैं। मतलब आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन बड़ा सिंपल है। जैसे ये दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट ये हो गया, ये जो डायगोनल वाली लाइन है ये आपका रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट मैंने अल्फा एंगल पे लिया है तो ये रिजल्टेंट एंगल है। ठीक है, अब ये जो मेरा प्लेन है ये मैंने थीटा डिग्री से ऊपर उठा रखा है, मतलब ये दो वेक्टर के बीच में मेरे पास थीटा एंगल है, तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। सिंपल, तो थीटा हो गया वेक्टर के बीच का एंगल, अल्फा हो गया रिजल्टेंट एंगल और आर तो आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकलेगा, मतलब कोई नंबर निकलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक पैरेललोग्राम लिया था, इसको हमने थीटा पे इंक्लाइन कर रखा है। अब मैंने क्या करा है कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। इस वेक्टर को मैंने इस वेक्टर की लाइन को थोड़ा सा आगे सब्सटेंड करा है और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा तो ये 90 डिग्री पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हमको पता है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल फिनोमेना किसी एंगल पे होता है तो वो एंगल के साथ दो कंपोनेंट बनाता है, एक हॉरिजॉन्टल बनाता है, एक वर्टिकल बनाता है। या मैं बोलूं कि टुवर्ड्स द एंगल होगा, मतलब एंगल के पास में आएगा तो कॉस वाला कंपोनेंट बनेगा और एंगल से दूर जाएगा तो साइन वाला कंपोनेंट बनेगा। तो नीचे की तरफ बन रहा है बी कॉस थीटा और इससे अपोजिट बन रहा है बी साइन थीटा। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ए ई सी। तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए ई सी, जिसमें एंगल ये 90 डिग्री है। ये हमने अलग से भी बना लिया, नहीं बनाया, सॉरी, बना लेते हैं। ये आपका ए, ये आपका ई, ये आपका सी। तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया सी, हमारा बेस हो गया ए और हमारा रिजल्टेंट हो गया हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब ये देखिए, परपेंडिकुलर तो मुझे बी साइन थीटा पता है, इसका स्क्वायर हो गया। हाइपोटेनस मेरा रिजल्टेंट है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब बेस मेरा ए से लेके ई तक है। सर्वप्रथम मैं ए से बी जाऊंगा, फिर बी से ई जाऊंगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा, ये मेरा पूरा ए ही हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। बस इसको एक्सपांड कर दीजिए, जैसे जैसे स्क्वायर रहेगा सामने अंडर रूट आ जाएगा। इसको खोल दीजिए। अब यहाँ पे बी वेक्टर का स्क्वायर है, यहाँ पे बी वेक्टर का स्क्वायर है। एक काम करिए, इसे आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो अंदर साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल बचेगा। 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो सिंप्लीफाई करने पे ये आपका रिलेशन बन गया। ए को आगे लिखता हूँ, बी को पीछे लिखता हूँ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। मात्र 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार आपको डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। बस आप सिंप्लीफाई करना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एंगल, जहां पे थीटा का मतलब हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ओके,
अब मुझे पता करना है कि ये रिजल्टेंट कितने एंगल पे है, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे tan अल्फा, मतलब टेंजेंट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर कौन में, बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया, बेस मेरा ये हो गया, सिंपल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में रिजल्टेंट एंगल पूछा जाए तो अल्फा निकालना, अगर क्वेश्चन में रिजल्टेंट पूछा जाए तो आर पता करना, थीटा की वैल्यू आपकी नोन रहेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो थीटा आपका 90 हो जाएगा, दोनों वेक्टर इनलाइन है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा आपका 0 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में दिया होता है थीटा, तो आपको ऐसा वरी करने की जरूरत नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।